जय हिंद दोस्तों। जियो पॉलिटिक्स जिस तरीके से बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है, महा मतलब जिसे कहते हैं कि तूफान आने के संकेत दूर दूर से मिल रहे हैं। अभी भले ही संकट यूक्रेन के अंदर है, लेकिन जिस तरीके से रशिया स्वीडन के ऊपर अपने प्लेन्स छोड़ रहा है, प्लेन्स जा रहे हैं। हॉलैंड पोलैंड के साथ उसके 36 का आंकड़ा हो चुका है। स्लोवाकिया को भी कहीं ना कहीं आके दिखा चुका है। रोमानिया के साथ कुछ ना कुछ 36 का आंकड़ा खड़ा हो चुका है। और जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, उससे खुले तौर पर लग रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ी घटना होने वाली है। किसी बड़ी घटना की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये कहा जा रहा है कि हम किसी बड़ी घटना की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक बात आराम से समझ लीजिए कि क्या असलियत में भारत और चीन भी उसी हालात में रहेंगे जैसे चल रहे हैं, या कुछ चेंज होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं कि असलियत में श्रीलंका के अंदर जो क्राइसिस चल रहा है, उसमें भारत और चीन जो आपस में भिड़े हुए हैं, क्या भारत चीन को पटकनी दे पाएगा? क्या भारत चीन से अपने जो इंटरेस्ट्स हैं उन्हें बचा पाएगा? उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट कि दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टडी टेबल यूट्यूब चैनल जो स्टडी टेबल है, उस पर जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी का कोर्स लॉन्च किया है, तो आप जाकर उस पर देखिए। 9 to 12 तक की एनसीईआरटीज़ को हम उसमें स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल 9th क्लास की स्टार्ट हुई हैं, तो जो भी पेरेंट्स हैं और वो अपने बच्चों को उस यूपीएससी लेवल पर एनसीईआरटी पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी वो कोर्स अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वीडियोस देखिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें काफ़ी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल भी है। स्टडी टेबल नाम से ही गूगल पर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तीसरा कि दोस्तों, 2 तारीख को हमारा इकोनॉमिक्स का पीटी स्पेशल क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। उस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि प्रियरंजन सर की गाइडेंस के अंदर इकोनॉमी की आपकी प्रिपरेशन इस लेवल पर हो पीटी के लिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आगे ना हो। इसके बाद दोस्तों, अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो 500 रुपीज़ पर मंथ से हमारा कंसेप्टर बैच लॉन्च हो रहा है। 10 तारीख से हम उस बैच की शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से जल्दी हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। जो कूपन्स हैं, स्पेशल कूपन्स हैं, उनको आप अवेल कीजिए और हमारे बैचेस के अंदर एनरोल करवाइए। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है हमारा श्रीलंका क्राइसिस। देखिए, श्रीलंका इज़ इन क्राइसिस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रीलंका जो है इस समय पर हमारा एक पड़ोसी देश, जो साउथ एशिया के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, जिसे अगर मैप पर देखा जाए, अगर श्रीलंका को इस तरीके से मैप पर देखा जाए, तो इंडियन ओशियन में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है, अगर श्रीलंका इंडिया के लिए हॉस्टाइल हो जाए। अगर श्रीलंका इंडिया के लिए हॉस्टाइल हो जाए, तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन सकता है श्रीलंका। इसीलिए इंडिया हमेशा श्रीलंका को लेकर टेंशन में बना रहता है। और रही सही कसर इंडिया, क्योंकि पड़ोसी हैं, तो छोटा मोटा कूड़ा फेंकने से लेकर हल्की फुल्की बातचीत से लेकर किसी भी मामले में पड़ोसियों की हल्की फुल्की अनबन खटपट हुई रहती है। तो श्रीलंका के साथ भी कमोबेश यही एक सिस्टम इंडिया का भी है। तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं यहाँ एंट्री होती है एक नए नए सुपर पावर, उभरते हुए सुपर पावर की, जिसे कहा गया चाइना। अब ऑब्वियस सी बात है, इंडिया और चाइना आज के दिन अगर देखा जाए तो नेचुरल राइवल्स हैं। क्योंकि अगर हम इस पूरे मैप में देखते हैं, तो एशिया के अंदर, पूरे एशिया में अगर यूरोप को छोड़ दिया जाए, तो इंडिया के अलावा इस पूरे एशिया में कहीं पर भी कोई भी पावर ऐसी नहीं है जो चाइना को साइज़ के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में, प्रोडक्शन के मामले में, ग्रोथ रेट के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, सब चीज़ों के मामले में टक्कर दे सके। भले ही चाइना आपसे बहुत ज़्यादा आगे हो, इंडिया से काफ़ी ज़्यादा आगे हो, लेकिन जिस तरीके से आज के दिन इंडिया दोबारा से एक लाइन पकड़ रहा है, एक पेस पकड़ रहा है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि चाइना के सामने
इंडिया के अलावा कोई भी दूसरा देश खड़ा नहीं हो सकता, मिलिटरीली तो खासकर। ऐसी सिचुएशन में चाइना और इंडिया की आपस में एक राइवलरी, शांति वाली साइलेंट राइवलरी है। और चाइना, जैसे कि देखा जाता है नॉर्मली, कि साइलेंटली काम करके एक लंबे चौड़े पोर्शन के ऊपर एक बहुत लंबी प्लानिंग पर बहुत शांति के साथ काम करता है। ऐसी ही शांति के साथ काम करने के नाम पर चाइना ने पर्ल क्या नाम है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है एक पॉलिसी बनाई, और इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम पर इंडियन ओशियन के अंदर जो भी पॉसिबल कंट्रीज थे उनके ऊपर कब्जा करने की तैयारी करी। यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो पॉलिसी है चाइना की, इन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली पॉलिसी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है वो कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर इंडियन ओशियन है, डोमिनेंस ओवर इंडियन ओशियन है। अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये इंडियन ओशियन के ऊपर डोमिनेंस इस्टेब्लिश करता है। वहीं अगर इंडिया को देखें तो वो डोमिनेंट पावर ऑफ इंडियन ओशियन है। ऐसी सिचुएशन के अंदर एक तरफ डोमिनेंट पावर ऑफ इंडियन ओशियन आप देख रहे हैं और दूसरी तरफ चाइना अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना चाहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ इन दोनों के बीच में राइवलरी क्रिएट होगी, राइवलरी क्रिएट होगी। और यही राइवलरी जो है वो श्रीलंका के अंदर भी दिखाई देगी। अब अगर नॉर्मल सिचुएशन में देखेंगे तो चाइना के पास एक इकोनॉमिक सुपर पावर है। इकोनॉमिक सुपर पावर का मतलब ये, इकोनॉमिक पावर का मतलब ये कि उसके जो कॉफर्स हैं, जो तिजोरियाँ हैं, वो ज़बरदस्त लेवल पर भरी हुई हैं और वो किसी से भी बात करते हुए चेक बुक डिप्लोमेसी के नाम पर किसी भी देश को अपनी तरफ कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना सीधा किसी से भी बात करेगा, सामने वाले से पूछेगा बोलो आपको क्या चाहिए, कितने पैसे चाहिए, वो देश उससे उतने रिक्वेस्ट करेगा, चाइना सीधा चेक काट कर उसको अपने पाले में मिलाने की पूरी कोशिश करेगा। और इसी को नॉर्मली डेट ट्रैप भी कहा गया। चाइना ने श्रीलंका के अंदर यही किया कि आज के दिन श्रीलंका के ऊपर जो डिक्लेयर्ड डेट है वो $26 बिलियन का है। और इस $26 बिलियन का लगभग 30% के ऊपर जो डेट है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का से लिया हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में एक चीज़ और, जो चाइना से डेट अगर लिया हुआ है, जो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे कि वहाँ पूरे का पूरा जो डेट चाइना का है इस टाइम मोर देन $10 बिलियन मिनिमम है। अब ऐसी सिचुएशन में चाइना का जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है वो भी मोर देन डबल है। इंटरेस्ट रेट जो है वो मोर देन डबल है। ये तो साफ बात है। और दूसरी बात, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि डूबते श्रीलंका की भारत को टेंशन क्यों हो रही है। अब एक तरफ तो मोर देन डबल है और मोर स्ट्रिंजेंट टर्म्स एंड कंडीशंस चाइना की होती है। अब ऐसी सिचुएशन में चाइना की जो कंडीशंस है अगर ज़्यादा खतरनाक हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं श्रीलंका चाइना के जाल में फंस गया। और जैसे ही चाइना के जाल में फंस गया, अब चाइना वहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर कब्जा करेगा और उन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करके, जैसे हम्बनटोटा पोर्ट, वहाँ उन जगहों को अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल करेगा। ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब ऐसे में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑब्जेक्टिव इज विनिंग इलेक्शंस, कि ये और कुछ नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस को जीतना चाहते हैं। अब ये करप्ट पॉलिटिशियंस, जिसके अंदर श्रीलंका का राजापक्सा फैमिली को अगर देखा जाए, जो सीधी सी बात ये है, राजापक्सा फैमिली
जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन जीतने के ऊपर भरोसा करना चाहता है और इजीली कॉम्प्रोमाइजेज विद फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री फ्यूचर ऑफ देयर कंट्री, और वो अपने देश के भविष्य के साथ बहुत आसानी से खिलवाड़ कर जाते हैं। ऐसे में और मज़े की बात ये है, ये साउथ श्रीलंका के हार्डकोर नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को भी फॉलो करते हुए नज़र आते हैं। यानी ये हार्डकोर नेशनलिस्ट्स की आइडियोलॉजी के ऊपर चलते हुए दिखाई भी देते हैं। यानी ये हेट फुल फॉर तमिलियंस residing in North Sri Lanka। अब आप सोच कर देखिए यहाँ पर ये मामला क्या है कि ये जो राजापक्सा फैमिली है करप्ट पॉलिटिशियंस के उसमें काउंट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स, इलेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच और कंट्री के जो फेट है उसको जिस तरीके से दाव पे रखा, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इन्होंने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि एक तरीके से चाइना को गिरवी करके रख दिया। वहीं दूसरी तरफ ये लोग जिस तरीके से, जिसे कहते हैं तमिल हेट की जो पॉलिसी है उस पर चलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंट्री के लिए हार्मफुल फॉर देयर कंट्री, हार्मफुल फॉर श्रीलंका। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ इनको सपोर्ट जब मिलता है चाइना का और पैसा मिलता है चाइना का, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग चाइना के पैसे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। ये लोग चाइना के पैसे को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, वोट बैंक से लेकर दूसरी चीज़ों में। अब ऐसे में इंडिया जो है उसके सामने सिचुएशन क्या है? यहाँ अगर चाइना को देखा जाए तो चाइना को किसी भी तरीके के ह्यूमन राइट्स से कोई लेना देना नहीं है। उसकी तरफ से अगर श्रीलंका का राजापक्सा फैमिली या विक्रमसिंघे गवर्नमेंट या कोई भी पूरी की पूरी अपनी पॉपुलेशन में से एक माइनॉरिटी को वाइप आउट कर दे, जिंदा जला दे, तो भी चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए चाइना की पॉलिसी में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत से करप्ट पॉलिटिशियंस या ऐसे पॉलिटिशियंस जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट, मतलब बहुत ज़्यादा आउटवर्डली बायस्ड अप्रोच रखते हैं किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट, इंडिया उनके साथ कैसे खड़ा हो सकता है। और इंडिया के साथ एक डायलेमा और है। एक तो उसकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस ये हैं कि इंडिया की जो पॉकेट्स हैं, इंडिया के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एकदम से $10 बिलियन इकट्ठा खड़ा होकर श्रीलंका से कहे कि आप उसका लोन उतार दो। यार डायलेमा सोचकर देखो ना कि इंडिया के पास इकोनॉमिक लिमिटेशंस हैं। भाई इकोनॉमिक लिमिटेशंस ये हैं कि आपका जो ट्रेड है वो चाइना का जो ट्रेड है वो आपसे लगभग 10 गुना, एक्सपोर्ट इंडिया से 10 गुना बड़े हैं। उसका वो एवरेज एक्सपोर्ट है 10 गुना बड़ा, जो इंडिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट है $400 बिलियन का, उससे 10 गुना बड़ा है। दूसरी बात, वो आज का नहीं है, वो पिछले 20 साल से ट्रेड कर रहा है। तीसरी बात, अगर आप मोटे तौर पर देखेंगे तो इस टाइम पर जिस तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम चाइना का इस्टेब्लिश हो चुका है, वेल इस्टेब्लिश हो चुका है, इंडिया को उस लेवल तक पहुंचने में अभी कम से कम अगले 20 साल और लगेंगे। ऐसे में इकोनॉमिक लिमिटेशंस इंडिया की हैं। यानी चाइना की चेकबुक के नाम पर अगर आप श्रीलंका को लोन दे देते हैं और ये कहते हैं कि आप इस पैसे को लीजिए और श्रीलंका को वापस कर दियो, चाइना को वापस कर दीजिए, तो इसके ऊपर आप राजापक्सा फैमिली गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा ये नहीं कर सकते कि वो उसके बाद चाइना से रिलेशंस नहीं रखेंगे, क्योंकि राजापक्सा फैमिली की इंडिया से बहुत ज़्यादा सी बनती नहीं है। उसके पीछे रीज़न मैंने आपको छोटा सा अभी बताया कि इंडिया के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तमिल सेंटिमेंट्स। तमिल सेंटिमेंट्स इंडिया की सबसे बड़ी वीकनेस है, और उसके पीछे रीज़न ये क्योंकि हमारा जो तमिलनाडु प्रांत है
तमिलनाडु की जो सेंटिमेंट्स हैं, तमिल सेंटिमेंट्स, वो श्रीलंकन तमिलियंस से मिलती जुलती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं। अब इंडियन जो तमिल्स हैं, उनकी अगर श्रीलंकन तमिलियन से जो सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, और राजापक्सा जो है, राजापक्सा फैमिली, वो जिस तरीके से तमिलियन से हेट करता है, नेशनलिज्म के नाम पे कहो या किसी भी नाम पे कहो, और ये जिसे कहते हैं सिन्हलीज हैं, तो जिस तरीके से राजापक्सास को तमिल से वो है, तो सबसे पहला जो इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो यही क्रिएट हो जाता है कि राजापक्सा को तमिलियन से नफरत है। ये लोग तमिल हेट के नाम पर इलेक्शंस जीतते हैं, बाकी सिन्हलीज को तमिलियंस के अगेंस्ट भड़काते हैं, तमिलियंस को किसी भी तरीके से किसी भी तरीके के कोई भी राइट्स देने के फेवर में नहीं होते, और इंडियन गवर्नमेंट को तमिलनाडु से कहो या फिर अपने बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी कहो, दोनों से एक दबाव हमेशा होता है कि किसी भी तरीके से आप तमिल इश्यूज को सपोर्ट करो। यहाँ जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती है ना दोस्तों, जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि इंडिया इन दोनों के बीच में बैलेंस कर ही नहीं पाता। अब सोचकर देखिए, ये इंडिया की वीकनेस है कि असलियत में एक तरफ आपको तमिलियंस के साथ खड़े होना ही होना है, उनकी प्रोग्रेस को देखना ही देखना है, दूसरा चाइना के सामने आप पैसे से तो टिक नहीं सकते। तो अब आप इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? इंडिया के पास श्रीलंका के अंदर ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस असलियत में इंडिया के पास एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है सॉफ्ट पावर का। और सबसे मेन बात यह है कि श्रीलंका के अंदर चाहे कुछ भी है, श्रीलंका के अंदर चाहे कुछ भी है, एक चीज़ बड़ी खास है, और वो खास बात यह है कि श्रीलंकन जो हैं वो ये मानते हैं कि डिफेंस इंटरेस्ट्स जो हैं इंडिया और श्रीलंका के, वो सेम हैं। इंडिया और श्रीलंका के जो डिफेंस इंटरेस्ट्स हैं, सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं सेम हैं। और इस मामले में चाइना को या दुनिया की किसी भी ताकत को वो अपने एरिया में आने नहीं देना चाहते, ये श्रीलंकन्स का भी मानना है और ये इंडियंस का भी मानना है। इसीलिए श्रीलंका के पॉलिटिशियंस से अगर आप पूछते हो तो श्रीलंका के पॉलिटिशियंस कहते हैं कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स के नाम पे हम दुनिया में किसी से भी कुछ भी करें, इंडिया को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यही रीज़न है वो चाइना के साथ हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरमिंगल हो रहे हैं, तो इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा। वहीं अगर दूसरी तरफ देखोगे तो अगर आप सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स की बात करते हैं तो श्रीलंका इस चीज़ को मानता है कि इंडिया और श्रीलंका के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स हैं वो सेम प्लेटफॉर्म पर हैं, यानी सेम है। नतीजा उसका ये है कि यहाँ पर श्रीलंका के अंदर भी एक तरीके का डायलेमा बना हुआ होता है कि दो राइवल्स यानी इंडिया और चाइना के बीच में बैलेंस कैसे बना के रखें। और क्योंकि यहाँ पर इंडिया का मानना ये है कि जितना ज़्यादा आप चाइना के ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होते चले जाएंगे, आपको ना चाहते हुए भी अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और एक ना एक दिन आपको अपनी बहुत सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज एज पर द इंटरेस्ट ऑफ चाइना डिसाइड करनी पड़ेगी। यहाँ आके कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन यहीं और इसी वजह से इंडिया जो है वो हमेशा एक चैलेंज फेस करता है चाइना के अंदर। तो इंडिया के पास सॉल्यूशन क्या है? इंडिया के पास सॉल्यूशन है अपनी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का एक बहुत तगड़ा चैलेंज है या तरीका है। अब ये इंडिया को ये सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी क्या है, इसे समझिए। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मतलब दोस्तों ये होता है कि असलियत में सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि असलियत में अगर आप देखेंगे कि हमारे पास, हम मानते हैं कि पॉलिटिशियंस के खिलाफ, पॉलिटिशियंस को फाइनेंस करने के बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं।
हालांकि अब इंडिया फाइनेंस करने की तरफ बढ़ा है और सिर्फ 2022 के 3 महीनों में देखेंगे तो हम अप्रॉक्सीमेट $2.6 बिलियन का के इन्वेस्टमेंट और के लोन और एक्सटेंसिव लोन की बात कर चुके हैं और असिस्टेंस फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर चुके हैं। और इस असिस्टेंस के अंदर इतना सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हम कर चुके हैं और श्रीलंका को डूबने से काफ़ी हद तक बचा रहे हैं। पिछले साल अक्टूबर में भी यहाँ पर हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी काम आती है कि जैसे पिछले साल अक्टूबर में श्रीलंका के अंदर फूड क्राइसिस आया, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पर फर्टिलाइजर्स वगैरह मंगवाने बंद कर दिए और फर्टिलाइजर मंगवाने के पैसे भी नहीं बचे, तो इंडिया ने 1 लाख टन फर्टिलाइजर तो तुरंत भेजा कि आप श्रीलंका के अंदर भेजा और उस सिचुएशन को हैंडल करने में मदद करी। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे लोन के साथ साथ अभी जैसे हमारे एस जयशंकर सर जो हैं वो श्रीलंका गए, श्रीलंका के अंदर उन्होंने एक ट्वीट देखा, ट्वीट के अंदर ये था कि एक हॉस्पिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ अब जो एक्सट्रीम लेवल की जो सर्जरी थी वही करवाई, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सर्जरीज जो हैं उन्हीं को किया जाएगा, बाकी सर्जरीज को पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि ना तो मेडिसिन थी, ना इक्विपमेंट्स थे, ना लाइट थी। तो एस जयशंकर सर ने ट्वीट करके वहाँ की एम्बेसी को कहा कि प्लीज़ वहाँ सिचुएशन देखो और जितना हो सके कीजिए। यहाँ असलियत में जो भी असर कॉमन मासेस के ऊपर पड़ रहा है, जो भी असर कॉमन मासेस के ऊपर पड़ रहा हो या जो भी चीज़ें कॉमन मासेस से रिलेटेड हो और जो आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर सीधा असर डालती हो, इंडिया वहाँ जाकर इन्वेस्ट कर रहा होता है, इंडिया वहाँ जाकर सपोर्ट कर रहा होता है। और उस सपोर्ट का असर ये है कि गुडविल ऑफ इंडिया इन श्रीलंका बनती जा रही होती है। गुडविल ऑफ इंडिया इन श्रीलंका। अब जैसे ही गुडविल ऑफ इंडिया इन श्रीलंका होती है, इस गुडविल का दबाव, इसी गुडविल का जो प्रेशर होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज पर होता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज खुले तौर पर एंटी इंडिया नहीं जा पाती, किसी भी तरीके से ये एंटी इंडिया नहीं जा पाती और एंटी इंडिया स्टांस डेवलप नहीं कर पाती। और इसी का एक असर है कि एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं अप्रोच डेवलप होती है पाकिस्तान इस श्रीलंका के अंदर, और इसी पॉजिटिव अप्रोच का असर होता है कि हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो एक लेवल तक बने रहते हैं। अब यहाँ डिप्लोमेटिक टाइज बने रहते हैं, ये तो इंडिया की ज़बरदस्त पॉलिसी है, लेकिन इस डिप्लोमेटिक टाइज का असर फ़ायदा तब आता है जब आप श्रीलंका को फाइनेंशियल जो है सपोर्ट वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। इसी का असर है, चाहे आप त्रिकोणोमाली के अंदर देखें, राजीव गांधी के टाइम का जो तेल डिपो बनाने की बात की गई थी वो अब बनने को तैयार हो गया है। इसी तरीके से अभी जो हमारे एस जयशंकर सर पिछले हफ्ते 2 देशों की यात्रा पर गए, मालदीव्स और श्रीलंका की, तो जो मालदीव्स की यात्रा में गए उस मालदीव्स की यात्रा में भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर श्रीलंका की यात्रा में 3 पैक्ट साइन हो गए, जिसमें एक ओपन था और 2 जो थे वो जिसे कहते हैं कि चुपचाप कर लिए गए। अब जब शोर मचा तो वहाँ वो चुपचाप किए गए जो पैक्ट्स थे उनको सबके सामने रखा गया और जो मतलब सीक्रेट पैक्ट्स कर दिए गए सबके सामने रखा गया। तो एक पैक्ट ये था कि भाई इंडिया जो है श्रीलंका के अंदर फ्लोटिंग डॉक बनाएगा, दूसरा जो है वो डॉनियर प्लेन्स देगा ताकि उसके तटों की रक्षा की जा सके, पायलट्स की भी ट्रेनिंग इंडिया करवाएगा, और सबसे मेन बात मैरीटाइम रेस्क्यू के लिए ये एग्रीमेंट अभी एस जयशंकर सर ने सबके सामने किया कि मैरीटाइम रेस्क्यू के लिए 7 पोर्ट्स श्रीलंका प्रोवाइड करेगा, इंडियन नेवी के साथ सबस्टेशंस बनाएंगे और वहाँ जितनी भी स्मगलिंग से लेकर दूसरी चीज़ें होती हैं उनको कंट्रोल करने का पूरा काम इंडिया के साथ मिलकर श्रीलंका करेगा। यानी सिक्योरिटी पैक्ट हुआ और इसके साथ साथ बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स भी अब इंडिया ने श्रीलंका को देने की तैयारी कर ली है। 3 पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नॉर्थ के अंदर बनाने की तैयारी कर चुका है इंडिया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है कि एक तरफ चाइना है जो श्रीलंका जो क्राइसिस में फंसे श्रीलंका को मदद करने की जगह उसे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया है जो श्रीलंका को हर पॉसिबल सपोर्ट
प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इंडिया जो है उसके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच डेवलप हो रही है और दूसरी तरफ चाइना जो है उसके लिए नेगेटिव अप्रोच डेवलप हो रही है। अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच है, इसी डिफरेंस की वजह से अभी इस टाइम पर तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि 10 साल पहले 2012 में एक खबर आई थी कि खबर आई थी कि मालदीव से GMR नाम की कंपनी को, हमारी जो इंडियन कंपनी है, उसे बाहर निकाल दिया गया। वहाँ के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे इसी तरीके से, और 2013 से लेकर 2015 के बीच में जिस तरीके से श्रीलंका के अंदर चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा था और LTTE से लड़ने के लिए भी चाइनीज़ वेपन्स का जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था, उससे सीधे सीधे लग रहा था कि इंडिया इज़ गोइंग टू लूज श्रीलंका। लेकिन इस टाइम पर जितना भी वो डैमेज कंट्रोल है वो किया जा रहा है, और आज के दिन ऐसा लग रहा है कि भले ही इंडिया और चाइना श्रीलंका के अंदर, मतलब इंडिया श्रीलंका के अंदर चाइना को धकेल ना पा रहा हो, बाहर ना खदेड़ पा रहा हो, लेकिन ये अभी भी कंपटीशन में है और मजबूती के साथ कंपटीशन में खड़ा हुआ है। अभी भी कंपटीशन में है और मजबूती के साथ कंपटीशन में खड़ा हुआ है। अब कितने आगे तक ये कंपटीशन में रहता है, कितने आगे तक ये जाता है, वो तो वक्त बताएगा दोस्तों। लेकिन इस समय पर जो हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, समय के अनुसार इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करनी पड़ेगी कि इंडिया के इंटरेस्ट को सिक्योर करने में, खासकर अपने पड़ोस में इंडियन इंटरेस्ट को सिक्योर करने में, और चाइना की वो जो पकड़ थी उसे कमज़ोर करने में इंडिया काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है। और इसी तरीके से चलता रहा तो आगे आने वाले समय में बहुत ही जल्द इंडिया जो है चाइना को, हो सकता है श्रीलंका से बाहर भले ही ना खदेड़े, लेकिन उस लोवेस्ट लेवल तक लाकर खड़ा कर सकता है जहाँ से चाइना के रहने या ना रहने का, श्रीलंका में रहने या ना रहने का कोई खासा फर्क इंडिया के इंटरेस्ट पर पड़ेगा नहीं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था कि श्रीलंकन क्राइसिस में इंडिया क्या चाइना को पटकनी दे पाएगा। तो देखिए, कोशिश पूरी है, कोशिश जारी है, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, और अगर अगले 5-7 साल और मेहनत की जाए तो रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।